प्रिय महानुभाव, आज मैं आप महानुभावों के समक्ष अपनों से अपनी बात कहने के लिए प्रस्तुत हूँ। मुझसे कुछ लोग बार बार पूछते हैं कि आपका परिचय क्या है, और परिचय तो मेरा बहुत संक्षिप्त है। इसमें 80+ में हूँ और पूरे जीवन भर मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, गंभीर अध्ययन किया, अनुचिंतन किया। विभिन्न विषयों के ग्रंथों में 50 ग्रंथों का मैंने लेखन, मौलिक लेखन और संपादन किया, और संपादन हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भाषाओं में किया। मौलिक लेखन दर्शन, विज्ञान, प्राचीन गणित, भाषा विज्ञान, संस्कृत व्याकरण इत्यादि अनेक विषयों पर किया, और मैंने हजारों छात्रों को पढ़ाया, शिष्य बनाया। तो मुझे अपने जीवन के प्रति बहुत संतुष्टि है। मैं सोचता हूँ कि अधीतम अध्यापितम अर्जितम यशः न शोचनीयम किमपि ही विद्यते। मैंने पढ़ा, मैंने पूरी तन्मयता से पढ़ाया, मैंने अपने संस्कृत समाज में और सभी सर्वत्र यश अर्जित किया। तो अब मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या होगा या मेरी क्या स्थिति है या होगी, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने जीवन में जो शास्त्र हैं, उनकी जो दृष्टि है, किस प्रकार से उसको देखा जाना चाहिए, उस पर भी मैंने काफ़ी चिंतन और विचार किया है। बहुत ही संक्षेप में आपके समक्ष कुछ कहूँगा और आगे की बात कुछ अन्य अंकों में भी प्रस्तुत करूँगा। मैं पूरे संस्कृत वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय और उसके पश्चात की जो प्राकृत इत्यादि भाषाएं हैं, अति प्राचीन काल से लेकर अब तक की जितनी चिंतन धारा है, जितना समग्र विश्लेषण है, उसके प्रति मैं असीम अपार श्रद्धा और सम्मान रखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इतना महान साहित्य, इतना महान अनुचिंतन, इतना महान ज्ञान किस प्रकार से हजारों साल से चला आया और अवतरित होते हुए मेरे समक्ष पहुंचा, और मैं उसका कुछ भाग, छोटा सा हिस्सा मैं अध्ययन कर पाया। तो जितना भी मैंने अध्ययन किया, उससे मैंने पाया कि महान साहित्य है, विपुल है, अत्यंत प्रशंसनीय है, पूरे विश्व में प्रदान करने के योग्य है, दिया गया भी है और अभी भी दिया जा सकता है, दिया जा रहा है। इत्यादि बातों को मैंने सोचा और जाना। इसके अलावा मैंने जो प्राचीन वाङ्मय और साहित्य है, उसका विभिन्न विधाओं के द्वारा, विभिन्न विधाओं के माध्यम से उसका अनुशीलन, समालोचना भी की है। मैं ये मानता हूँ कि प्राचीन जितना दर्शन और अनुचिंतन है, उसका आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में, उसका आधुनिक विज्ञान के निकष में अवश्य परीक्षा होनी चाहिए, अवश्य परीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इस प्रकार की परीक्षा नहीं करेंगे तो हम दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। दुनिया में विभिन्न विषयों पर जितने विचार हुए हैं, उनके समक्ष, उनके पैरेलल अपनी बातें रखनी होंगी, तब तो हमारा मूल्य होगा। आजकल विभिन्न विषयों पर बहुत ज़्यादा अनुचिंतन हुआ है। भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सृष्टि इत्यादि के संदर्भ में नृतत्व विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान और आनुवंशिकी इत्यादि का सबका अध्ययन हुआ है। इनको छोड़कर हम अपनी बातों को अलग प्रस्तुत करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं ये मानता हूँ कि जितना भी अपना अपार विशाल बहुमूल्य वाङ्मय है, उसकी आज जो विज्ञान है, उसके आलोक में अवश्य समीक्षा होनी चाहिए, अवश्य आलोचना होनी चाहिए, अवश्य चिंतन होना चाहिए, और रिसर्च में तो ज़रूर होना चाहिए। जो शोध छात्र हैं वो ये सोचें कि हमारे लिए
हम इसकी आलोचना करें या ना करें, तो ऐसी बात नहीं है। रिसर्च का मतलब होता है कि जो बिल्कुल सही आपको विभिन्न प्रकार के ग्रंथों से या विज्ञान से प्राप्त होती है, उन सबका समायोजन करें। तो इसलिए सभी प्रकार की जो विज्ञान का अनुचिंतन है, उसके आलोक में अपने शास्त्रों का विचार विमर्श किया जाना चाहिए। इतना होने पर भी अपने शास्त्रों के प्रति असीम अपार श्रद्धा रखनी चाहिए, असीम अपार सम्मान रखना चाहिए। यानी ये हो सकता है कि कोई बात आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से मतैक्य न हो, उसका मत भिन्न प्रकार से हो, तो उस मत को, आधुनिक मत को प्रस्तुत करते हुए भी हमें प्राचीन वाङ्मय के प्रति असीम अपार श्रद्धा रखनी चाहिए। प्राचीन वाङ्मय के प्रति हम असीम श्रद्धा इस प्रकार से रख सकते हैं कि हम ये सोचें कि प्राचीन वाङ्मय में जो सिद्धांत विकसित हुआ है वो किस परिस्थिति में हुआ है, किस परिवेश में हुआ है, किस दृष्टिकोण में हुआ है। अगर हम उस समय के सिद्धांत की संपूर्ण परिस्थिति, संपूर्ण परिवेश, संपूर्ण दृष्टिकोण को अपने साथ रख लें, तो हम ये पाएंगे कि आधुनिक भौतिक विज्ञान से विरुद्ध होने के पश्चात भी उस परिवेश में तो ये सत्य ही है। और उसके इतिहास को प्रस्तुत करें तो ये पाते हैं कि वो तो बिल्कुल अपने आप में सही है, ऐसा प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार का अध्ययन करते समय उससे पीछे का जो वातावरण है ना, जिस वातावरण से वो सिद्धांत विकसित हुआ है, उस वातावरण को समझने में भी सहायता मिलती है। और तब हमारा मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है कि कितनी ऊंचाई पर उस परिवेश में उन्होंने अपनी बातें प्रस्तुत की, तो उस परिवेश में तो उनकी बात सही है। अब अगर हम ये सोचें कि मीमांसा में अक्षर को बाहरी दुनिया में नित्य बताया है, बाहरी दुनिया माने फिजिकल वर्ल्ड में अक्षरों को नित्य बताया है। अब अक्षर किसी भी रूप में बाहरी दुनिया में भौतिक विज्ञान की दृष्टि से तो नित्य नहीं हो सकते, वो तो तरंगे हैं, और तरंगे होने के कारण से वो निश्चित रूप से परिवर्तित होती हैं। ऐसा होता है, तरंगे भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं, वायु के माध्यम से भी हो सकती हैं, लोहे के माध्यम से भी हो सकती हैं, जल के माध्यम से भी हो सकती हैं, परंतु हैं तो तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे भी बन सकती हैं, परंतु सभी हैं तो तरंगे, और तरंगे होने के कारण से परिवर्तनशील तो हैं, अनित्य तो हैं। तो इस प्रकार की बात आधुनिक विज्ञान बताता है। परंतु इतना होने पर भी मीमांसा में अगर अक्षर को नित्य बताया है तो वो किस परिवेश में बताया, ये तो सोचिए, और उससे क्या अपार क्रांति हुई ये भी तो सोचिए। अपने भारत में जो वेदों की सुरक्षा हुई है वो इस प्रकार की श्रद्धा से हुई है, और वो श्रद्धा निकली कहाँ से? वो श्रद्धा निकली है शब्दों को, अक्षर को नित्य मानकर। जब ये माना कि सदा सदा से चले आ रहे हैं ये, तो उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार की अपार श्रद्धा जब विकसित हुई तब ये वेद सुरक्षित रह पाए। तो उस महान परिवेश में, उस महान श्रद्धा के आलोक में हमारा मस्तक प्रणत हो जाता है यह देखकर कि उन्होंने कितने श्रद्धा के साथ उसको हमारे समक्ष सुरक्षित रखा। हम जब अन्य विश्व के भूभाग में देखते हैं तब तो हम नहीं पाते कि उन्होंने सुरक्षित रखा, परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने उनको सुरक्षित रखा और इस श्रद्धा की भावना से रखा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो हम उनके प्रति अत्यंत प्रणत होते हैं और श्रद्धा भाव रखते हैं। मैं अपनी बातें अन्य अंकों में भी कहूँगा। आज मैंने अपने कुछ संक्षेप में ये बातें रखी हैं कि मैं भारतीय वाङ्मय इत्यादि को किस परिप्रेक्ष्य में, किस दृष्टि से सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारतीय वाङ्मय के प्रति अपार श्रद्धा हो, परंतु हम आधुनिक विज्ञान के समतुल्य भी ठहरें, पैरेलल भी ठहरें, उनके सम्मुख अपनी पूरी बातें कह सकें, अपनी बातों को छोड़े नहीं और उनकी बातों को लिए बिना रहे नहीं, तब तो बात बने। उनमें से अगर दोनों में से एक को भी छोड़ दिया तो हम आज की दुनिया में पीछे रह जाएंगे। इसलिए समान दौड़ के लिए
प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है कि हम उनकी बातों को पूर्ण अध्ययन करें और उनके आलोक में अपनी बातों को रखें और अपने वाङ्मय के प्रति असीम अपार श्रद्धा रखें। मेरी बात आपने ध्यान से सुनी, आपको बहुत धन्यवाद।